नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। अभी तो सिर्फ अटैक किया है, हिंदू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हिंदुओं को मुसलमानों की ताकत दिखा दो, दंगा तो होगा ही, मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा। ये कुछ ऐसे भड़काऊ मैसेज हैं जिनका इस्तेमाल हिंदुस्तान में दंगा फैलाने के लिए किया गया। ऐसे मैसेजेस का इस्तेमाल मुसलमानों को उकसाकर उन्हें सड़कों पर उतारने के लिए किया गया। अब क्या ये सारे मैसेजेस विदेश से आए? क्या नागपुर और लखनऊ से ऐसी बातें फैलाई गई? क्या एक बार दंगा फैलाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की, व्हाट्सएप मैसेजेस की बाढ़ ला दी गई? ये मैसेज लिख कौन रहा था? कौन मुस्लिम मोहल्लों में मोबाइल पर इन्हें फैला रहा था? और हर मैसेज में मोदी का नाम, योगी का नाम, फडणवीस का नाम फिट करके टारगेट करने की बात क्यों कही जा रही थी? नागपुर में जो हुआ वो सिर्फ नागपुर में नहीं किया गया, इसके तार दूर दूर तक फैले थे, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक फैले थे। आपके मोबाइल पर, आपके दोस्तों के फोन पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिन्हें आप बिना फैक्ट चेक किए सही मान लेते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। अभी तो सिर्फ अटैक किया है, आगे बहुत कुछ करेंगे। मुसलमानों के मोबाइल पर यह मैसेज किसने पहुंचाया? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये मैसेज घुमा दो, व्हाट्सएप पर फैला दो। ये 14 शब्द किसने टाइप किए? दंगा तो होगा ही, मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? इन शब्दों के साथ भड़काने वाला वीडियो किसने अटैच किया? हम तोड़ने पर आ गए तो हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पब्लिकली हिंदुओं को टारगेट करने की धमकी देने वाला कौन है? हिंदुओं को पावर ऑफ मुस्लिम दिखा दो। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ताकत दिखाने वाली रील किसने बनाई? किसके कहने पर बनाई? हरे चादर को कुछ और बना दिया, मिनट भर में उसे जगह जगह फैला दिया, कपड़ों पर माइक लगा लिया, वीडियो बना लिया, मुसलमानों को इकट्ठा होने का कॉल दे दिया। नागपुर को सुलगाने की साजिश ऐसे ही रची गई। वीडियो एडिट करके, शब्दों का हेरफेर करके मुस्लिम मॉब बुलाई गई। वीडियो पर कैप्शन दिया, नागपुर का माहौल बिगड़ा। और पीछे म्यूजिक क्या फिट किया? पीछे म्यूजिक फिट किया, हम मरने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस तरह नागपुर में मोमिनपुरा के मुसलमानों को चंद मिनटों के भीतर सड़कों पर बुला लिया गया। एक बार जरा ये ऑडियो क्लिप गौर से सुनिएगा। हम मरने तैयार हैं, मिटने तैयार हैं, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है, क्योंकि ये सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। अब ये वीडियो देखिए, पीछे हजारों मुसलमानों की भीड़ और वीडियो के स्क्रीन पर लिखा कैप्शन पढ़िए, पावर ऑफ मुस्लिम। वीडियो में नागपुर शब्द भी फिट किया गया और जानबूझकर उसे लाल रंग में दिखाया गया। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में अगर किसी वीडियो या रील को वायरल कराना होता है तो वीडियो के कंटेंट के साथ साथ लोकेशन का नाम लिख देने भर से वो शहर के कोने कोने में पहुंच जाता है। नागपुर को दंगों की आग में झोंकने के लिए बिल्कुल ऐसा ही किया गया। प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत ऐसे शब्द प्लांट किए गए जिसे पढ़कर मुसलमान उकसावे में आए और सड़कों पर उतरकर हंगामा, आगजनी करें। नए पुराने वीडियोस तक फैलाए गए। उदाहरण के तौर पर नागपुर के संदर्भ में इंस्टाग्राम पर फैलाया गया ये वीडियो देखिए। स्क्रीन पर धार्मिक स्लोगन और मेरठ का लोकेशन लिखा था। हजारों मुसलमानों को एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाया गया था। मगर वीडियो को नागपुर के मोमिनपुरा में मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए जो 5 हैशटैग दिए गए थे वो थे हैशटैग मोमिनपुरा, हैशटैग नागपुर, हैशटैग ऑरेंज सिटी, हैशटैग महाराष्ट्र, हैशटैग मुस्लिम। स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं और इसी के वीडियो का ऑडियो सुनिए। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब। नबी ने फरमाया मैदान जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अल्लाह कह रहे अगर जंग मुसल्लत हो जाए
फजर बर रिकाब, तो गर्दनों पे वार करो। फिर बुज़दिली नहीं आ रही बात समझ। मुसलमानों को गर्दनों पर वार करने के लिए उकसाने वाला वीडियो अपनी प्रोफाइल पर अपलोड करने वाले शख्स का इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है फुजैल मार्क। नागपुर में दंगे वाले दिन यह शख्स सुपर एक्टिव था। इसकी टाइमलाइन पर जो वीडियो है उसमें साफ साफ नागपुर महाराष्ट्र का लोकेशन दिख रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शख्स ना सिर्फ स्पॉट पर खड़े होकर खुद भड़काऊ स्लोगन वाले वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर रहा था, बल्कि ताबड़तोड़ अपनी टाइमलाइन पर मुस्लिम मियां भाई वाले हैशटैग और ऊपर खुद अपने पोस्ट के कैप्शन में लब्बैक वाले स्लोगन फिट करके घुमा रहा था। यह हिंदुस्तान को दंगे की आग में झोंकने का एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ इंडियन कैरेक्टर नहीं, इस पे बांग्लादेशी कैरेक्टर्स भी हैं, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स भी हैं। उन्हीं में से एक नाम है नवाज खान पठान नाम का यह कैरेक्टर, जिसकी फेसबुक प्रोफाइल पर लोकेशन बांग्लादेश दिखा रहा है। लेकिन यह शख्स बांग्लादेश में बैठकर नागपुर और हिंदुस्तान को जलाने वाली स्क्रिप्ट फैला रहा है। इसने जो फेसबुक पर पोस्ट किया वो पढ़िए। इसने धमकी दी कि ये हमारा वक्त है, अभी तो सिर्फ अटैक किया है, अगली बार हिंदुओं के घर की महिलाओं पर अटैक करेगा। और ये इकलौता हेट मॉन्गर नहीं था। तौसीफ खान नाम का ये हैंडल ये कहकर मुसलमानों को भड़काता दिखा कि दंगा तो होगा ही, मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा। एक दूसरा हैंडल जिसका नाम शोएब खान है, वो अपनी पोस्ट में फेक न्यूज फिट करके मुसलमानों की धार्मिक सेंटीमेंट को इंस्टिगेट करता दिखा। हैंडल नंबर 3 जिसका नाम सिंपल निक्को है, वो धमकाता दिखा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हैंडल नंबर 4 आलिया सईद नाम की महिला का है। अब इसका कमेंट पढ़िए। इसने कहा कि अगर हम तोड़ने पर आ जाएं तो तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। आलिया सईद के पोस्ट में हम का मतलब मुसलमान है और तुम लोग का मतलब हिंदू है। मुसलमानों को इंस्टिगेट करने का काम सिर्फ नॉन वेरीफाइड हैंडल से ही नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक छोटे से विरोध प्रदर्शन को धार्मिक एंगल देकर उसमें नमक मिर्च का तड़का लगाकर ऐसे ऐसे शब्दों में परोसा गया जिससे मुसलमान उकसावे में आए और दंगे पर उतारू हो जाएं। ये काम वेरीफाइड हैंडल्स ने भी किया। नागपुर में 17 मार्च की हिंसा के पीछे की साजिश का जैसे जैसे परत दर परत खुलता जा रहा है, चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने अब तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी 144 लिंक्स पाई हैं जिसमें दंगे का जिक्र किया गया है। नोट करने वाली बात यह भी है कि इनमें से 37 लिंक्स को डिलीट किया जा चुका है। इसी से यह पता चलता है कि यह एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। सारे टूल किट, सारे स्लीपर सेल्स को पहले से ही पता था कि मुसलमानों को सड़कों पर उतारने के लिए कब क्या करना है, कौन सा पोस्ट कैसे वायरल कराना है। औरंगजेब के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट के वीडियो को फिर अपने हिसाब से कट करके और उसमें अपने हिसाब से उसमें और कंटेंट ऐड करके उस पर अलग अलग कैप्शन देकर स्प्रेड किया गया, जिसकी वजह से लोगों के मन में दूसरे समुदाय के खिलाफ वायलेंस करने के लिए प्रेरणा मिली और पुलिस के खिलाफ वायलेंस करने के लिए प्रेरणा मिली। जब ये दंगे हुए, राइट हुए और जब इस प्रकार से पुलिस के खिलाफ पथराव हुए, उन वीडियोस को लोगों ने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से उसी समय पर दूसरे एरियाज में भी दंगे बने। कई लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के पोस्ट डाले जिसके अंतर्गत उन्होंने वायलेंस को जस्टिफाई किया और फर्दर वायलेंस करने के लिए बोला। जो वायलेंस हुआ था पुलिस के खिलाफ में उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया और इसको सही बताया और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जो वायलेंस में उस वीडियोस में हो रही थी, दिख रही थी, उसको उसने प्रमोट किया और अब बाकी शहरों में भी इस प्रकार का वायलेंस करने के लिए अपील की। फ़हीन खान एक आरोपी है, उसमें अभी तक 6 आरोपी हैं, लेकिन उसमें और बहुत सारे आरोपी बढ़ने की प्रोसीजर चालू है। जैसे जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोफाइल्स को,
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो थे वायलेंस के, जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और दो समुदाय के बीच में वायलेंस हुआ, उसको उसने दोबारा शेयर किया उस क्लिपिंग्स को, और क्लिपिंग्स को शेयर करते समय सर को तन से जुदा कर देना, अल्लाहू अकबर, इस प्रकार के उसमें रिलीजन को साथ में जोड़ा, सभी समुदायों को जोड़ने के लिए, और ये बताया कि जिस प्रकार से नागपुर में हुआ है सभी शहरों में होना चाहिए, और धर्म को उस वायलेंस के साथ में जोड़ा, जस्टिफाई किया, ग्लोरीफाई किया, और जो जिस प्रकार से सबवर्सिव एक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलेंगे पत्थर फेंकना और सरकार के खिलाफ पत्थर फेंकना सबवर्सिव एक्टिविटी है, उसको जस्टिफाई करके, उसको ग्लोरीफाई करके उसको प्रमोट किया, इसलिए उस पर वो कलम लगाया गया। बताया जा रहा है कि एक ऐसे शख्स ने भी भड़काऊ पोस्ट किया जो बांग्लादेश का रहने वाला है। नहीं, उसमें उसकी प्रोफाइल में लोकेशन में बांग्लादेश लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ का रहने वाला है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जब आईपी एड्रेस हम लोग वेरीफाई कर लेंगे तो हम लोग उस पर कमेंट कर पाएंगे। हिंदुस्तान के भीतर इस साजिश का मास्टरमाइंड जिस शख्स को बताया जा रहा है उसका नाम फहीम खान है। नागपुर में चादर जलाने की पटकथा इसी शख्स ने फैलाई। फहीम खान पर देशद्रोह के आरोप में भी एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, अभी तक वो 2-3 जगह पे दिखा है और उसकी मूवमेंट्स हैं काफ़ी सारी, उसकी हिस्ट्री भी देखी जा रही है, उसका क्या हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हमें लेके जा रही हैं और उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सी एक्यूज इज एक्यूज, दोज हु हैव इंजीनियर्ड इट, they are part of this, and if it is part of some conspiracy, that is also being established, and this is part of the investigation. ये ऑनलाइन दंगाई 10, 20 या 30 नहीं, हजारों में हैं। वीडियो को काट छांट कर, उसमें हैशटैग फिट कर, मुस्लिम वाला कैप्शन फिट कर, रिपीट मोड पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किस किस ने घुमाया, कहां घुमाया, अब सबकी जांच शुरू हो चुकी है। अब तक पुलिस ने 200 लोगों की पहचान कर ली है, 1000 संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। ऑनलाइन दंगाइयों से लेकर ऑफलाइन दंगाइयों तक पुलिस अब सबकी लोकेशन ट्रैक कर रही है। नागपुर में दंगे फैलाए और दंगे फैलाने के बाद उन वीडियोस को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करके उसे ग्लोरीफाई किया और दंगे और बढ़ाने की कोशिश की। इस वक्त हम नागपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और ऐसे कई टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और लगातार एक एक जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर पोस्ट जो हुए हैं 17 तारीख से लेकर आज तक जितने पोस्ट किए जा रहे हैं सब पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक पोस्ट को खंगाला जा रहा है, जिसमें जिस पोस्ट पर जरा भी शक हो रहा है कि इस पोस्ट के जरिए माहौल खराब हो सकता है या इस पोस्ट के जरिए माहौल खराब हुआ है या लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोगों तक अफवाह पहुंच रही है, हर उस पोस्ट को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उस शख्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है, उसके आईपी एड्रेस को हासिल करने की कोशिश हो रही है और रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र साइबर को भेजी जा रही है, साथ ही उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजी जा रही है कि इस पोस्ट को हटाया जाए और उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए। कई ऐसे पोस्ट भी सामने आए हैं जो देश के बाहर से किए गए हैं, कई नागपुर में भड़की हिंसा में शामिल ऑनलाइन दंगाइयों के तार सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, इसमें एक पाकिस्तान वाला एंगल भी है। सबूत के तौर पर हमें डायलॉग पाकिस्तान नाम के हैंडल का पता चला। जब हमने इसकी प्रोफाइल खंगाली तो पिछले 48 घंटों की टाइमलाइन पर भारत का जिक्र नहीं था, मगर फिर हमारी नजर इस पाकिस्तानी हैंडल के उस पोस्ट पर गई जहां इसने झूठ फैलाकर, सनसनी मचाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और इसका यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। और यह इकलौता पोस्ट नहीं था, हिंदुस्तान के भीतर भी वो इकोसिस्टम एक्टिव हुआ जिसने मोदी के खिलाफ शाहीन बाग मूवमेंट खड़ा किया था और अब वही इकोसिस्टम नए सिरे से मोदी के खिलाफ मुसलमानों को उग्र होकर सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहा है। थोड़ी और गहराई से जब हमने अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगाला तो एक और चौंकाने वाली बात पता चली और वो ये कि 1 दर्जन से ज्यादा हैंडल्स की टाइमलाइन पर नागपुर के संदर्भ में एक जैसी स्क्रिप्ट, एक जैसी भाषा लिखी हुई थी। सबके पोस्ट में जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश हुई कि हिंदुओं ने मुसलमानों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की।
सबने यही नैरेटिव बनाया कि हिंदू उग्र हुए, हिंदुओं ने हमले किए। सारे स्क्रीनशॉट इस वक्त आपके सामने हैं। इनमें लिखे शब्दों को पढ़कर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि नागपुर को जलाने का प्लान कितना बड़ा था और कैसे मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए एडवांस में ही तैयारी कर ली गई थी। और आज हम कुछ अलग अलग पोस्ट से एस्टैब्लिश भी कर देंगे। बाईं तरफ का स्क्रीनशॉट देखिए, हिंदी में मुसलमानों को उकसाने वाला पोस्ट द मुस्लिम नाम के वेरीफाइड हैंडल ने किया। और अब बाईं तरफ वाला स्क्रीनशॉट देखिए, उसी हिंदी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन अमीन सैयद नाम के शख्स ने कर दिया। यानी जो हिंदी नहीं समझ सकते उनके लिए अंग्रेजी में मैसेज पहुंचा दिया। प्लान इतना गहरा था। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज सामने आए हैं, पुलिसों पर हमला किया, महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर हमला किया, पुलिसों के वाहनों को जलाया गया, फायर ब्रिगेड को जलाया गया, दुकानों को तोड़ा गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, ये सारी चीज़ें वो वेल प्लान्ड है। इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने विधान भवन में कहा है कि कोई भी समाज का आदमी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये पूरी जांच पूरी व्यवस्था के साथ चल रही है और इसमें सच सामने आएगा। हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये खुलेआम बोलेंगे। देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं क्या, कि मुसलमान के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। खुलेआम नारे लगाएंगे, खुलेआम गाली देंगे, खुलेआम बोलेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हमारे खिलाफ एक्शन होगा 1 सेकंड के अंदर। संभल के अंदर यही हुआ, नागपुर में यही हो रहा है। जो संभल में हो वही तो नागपुर में हो रहा है कि मारोगे भी आप और मरोगे भी आप। मुसलमान की हालत क्या कर दी, तो उनको तो कब्र से निकालेंगे, लेकिन जिन्होंने कराया है उनका क्या करेंगे आप। आंख पे पट्टी बंधी होती है न्याय के, और न्याय का तकाजा है न्याय करिए। जिसने भी उसके अंदर रोल किया है सबके खिलाफ एक्शन कीजिए। आप मुसलमान तो बेचारा है, इसे मार लो जिस तरह चाहे मारना। भाई देश में हाल क्या कर दिया हमारा। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको। ये कहाँ हुआ है? नागपुर में, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से आप निर्वाचित होकर आते हैं, वहां क्यों इजाजत दी गई इन दोनों संगठनों को, जो आपके संगठन है, जुलूस निकालकर आपत्तिजनक नारेबाजी और जिस तरीके से आखिर विवाद जिसको जलाने को हुआ उसे जलाने ही क्यों दिया गया? समझदार है देश, देख रहा है। आपकी प्रशासनिक लापरवाही या साजिश। और तो बताइए मुझे, जब ये हो गया था तो क्या आपको मालूम नहीं था, आपका इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि इसकी प्रतिक्रिया होगी? आप उसके लिए क्यों तैयार नहीं थे? पूरी तरीके से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के रूप में आपका फेल्योर है। आपको एक पल भी बने नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस्तीफा देना चाहिए। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। मुस्कान रस्तोगी, ये नाम इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इसे 2025 की सबसे खूंखार कातिल कहा जा रहा है। मुस्कान कल जब कोर्ट में आई तब उस पर हमला भी हुआ। आज जब कोर्ट में आई तो मांग पर सिंदूर भरे हुए थी। पुलिस को पूछताछ में उसने जो कुछ बताया वो हैरान करके रख देने वाला है। अपने पति को मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर कैसे मारा, फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए, कैसे पति का कटा हुआ सर और हाथ बैग में लेकर शहर भर में घूमती रही। पति को रास्ते से हटाने का प्लान ए और प्लान बी क्या था? मुस्कान तंत्र मंत्र और काला जादू कैसे करती थी? पूरे उत्तर भारत को हैरान कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री की एक एक डिटेल आप यहां देखिए।
सौरभ के मर्डर में साहिल का रोल क्या है? बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। एक माँ अपनी बेटी के लिए फांसी क्यों मांग रही है? वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। एक पिता अपनी बेटी को समाज के लिए खतरा क्यों बता रहे हैं? मुस्कान रस्तोगी क्या साइको है? मुस्कान रस्तोगी क्या नशेड़ी है? मुस्कान रस्तोगी क्या दिलफेक हसीना है? मुस्कान की क्या साहिल समेत कई लड़कों से दोस्ती थी? मुस्कान ने क्या पैसों के लिए अपना ही सुहाग उजाड़ दिया? मेरठ में जितने मुंह उतनी बातें मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के बारे में चल रही हैं। सच्चाई क्या है? सौरभ राजपूत के मर्डर की असली कहानी क्या है? 3 मार्च 2025 को रात 11:30 बजे मेरठ के इंदिरा नगर में क्या हुआ? उस रात फ्लैट में 3 लोग थे, सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला। सौरभ राजपूत अपने घर से कोफ्ते बनवा कर लाया था। डिनर सर्व करने के दौरान मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशे की गोलियां मिलाई। गोलियों ने असर दिखाया और सौरभ रात 10:30 बजे तक बेसुध होकर सो गया। रात 1 बजे साहिल फ्लैट में पहुंचा। फिर साहिल और मुस्कान ने चिलम फूंकी। दोनों गांजा पीने के आदी थे। इसकी तस्दीक पड़ोसियों ने भी की है। हाँ, रात को कभी एक आधे लड़के से दिखाई देते थे। अच्छा जगह से बस। मतलब आपको लगता था खाने पीने वाला भी है? जी हमें तो मतलब अपना छज्जे 5 मिनट को आए, वो हाँ नशे से में रहता था, बस इतना पता है। नशे में रहता था। हाँ। यहाँ कौन रहता था उसके साथ में? वो अकेला ही था। उसकी नानी? मैं तो बेचारी बाहर चली जाती थी तो कई दिन में कभी कहाँ कभी कहाँ। उधर सौरभ बेड पर बेसुध पड़ा था, इधर मुस्कान रस्तोगी और साहिल चिलम फूंक कर कमरे में दाखिल हो चुके थे। अब सवाल था कि पहला वार कौन करेगा। साहिल ने मुस्कान को आगे किया, लेकिन मुस्कान की हिम्मत नहीं हुई। उसने साहिल को कहा कि पहला चाकू वही मारे। फिर दोनों ने एक खतरनाक फैसला किया। दोनों ने चाकू पकड़ा और सौरभ के सीने पर 4 प्रहार किए। इसके बाद साहिल ने गला काटा। दोनों ने मिलकर सिर धड़ से अलग किया। बाथरूम में बॉडी के 4 टुकड़े कर बैग में पैक किए। बाथरूम को धोने के बाद दोनों सिर और हाथ एक बैग में रखकर साहिल के घर पहुंचे और सो गए। अगले दिन जब सुबह 9 बजे दोनों की नींद खुली तो चिलम का नशा हवन हो चुका था। अब दोनों को बॉडी ठिकाने लगाने की चिंता थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने एक और खतरनाक फैसला लिया। मुस्कान और साहिल ने बाजार से एक ड्रम खरीदा। ड्रम में सौरभ की बॉडी रखी और सीमेंट का घोल भरकर उसे पैक कर दिया। वालों का आरोप है कि बेटी ने बताया कि पापा ड्रम में है। बातें में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। गुड़िया बता रही थी कि पापा को ड्रम में रखा है। पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा, जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। अब सवाल उठता है कि मुस्कान ने अपने ही सुहाग को इतनी बेरहमी से क्यों उजाड़ा? सौरभ से उसे क्या दिक्कत थी? क्या जिंदगी में साहिल की एंट्री के बाद वो सौरभ को छोड़ना चाहती थी और सौरभ उसे तलाक देने को तैयार नहीं था? अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि सौरभ ने झूठ बोलकर मुस्कान से शादी की थी। सौरभ ने बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है
और उसकी बढ़िया कमाई है। शादी के बाद मुस्कान को पता चला कि सौरभ ने सिर्फ मर्चेंट नेवी का एग्जाम दिया था, उसे नौकरी नहीं मिली थी। दुबई के फोटो जो सौरभ ने मुस्कान को दिखाए थे वो फर्जी थे। हालांकि बाद में वो लंदन के किसी रेस्टोरेंट में जॉब करने लगा था। इसके अलावा सौरभ राजपूत को शराब पीने की भी लत थी। शादी के वक्त मुस्कान कोई नशा नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने भी पति के साथ पैग लड़ाने शुरू कर दिए थे। दोनों की माली हालत खराब थी। सौरभ उसका खर्च नहीं उठा पा रहा था। मुस्कान के ख्वाब बहुत ऊंचे थे, शौक महंगे थे, वो खर्चीली थी। घूमना फिरना और नई नई ड्रेस के साथ पार्टियां करना उसे पसंद था। सौरभ के मर्चेंट नेवी का झूठ जानकर वो बेचैन थी। धीरे धीरे उसे सौरभ से नफरत होने लगी और शादी में मिले धोखे का बदला लेने के लिए उसने इतना बड़ा कांड अंजाम दे डाला। कि जो मुस्कान से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया था कि एक तो ये फाइनेंशियली बहुत पुअर थे, जो उनके हस्बैंड थे सौरभ। इसके अलावा ये शराब पिया करते थे, तो इस बात से इसको चिढ़ते। इसका कहना था कि इसी वजह से मैंने भी पीना स्टार्ट किया था। तीसरा, इसका अफेयर चल रहा था इनके जो साथ में साहिल थे, इनके प्रेमी, उनके साथ। तो तीनों वजह थी। इनसे हमने पूछा भी था आप तलाक दे देती, तलाक क्या था? तो इन्होंने बताया कि उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं आया और ये काफ़ी समय से प्लानिंग कर रही थी, नवंबर से। तो प्रोबेबली यही था, इनका तीनों वजह हो सकती थी जिसकी वजह से इन्होंने ये मर्डर किया है। देखिए, जो मुस्कान ने पहले बताया था, जब शादी 2016 में हुई थी तो मुस्कान का कहना था कि मुझे ये बताया गया था कि ये मर्चेंट नेवी में है। इनके परिजनों से भी पूछा गया था कि आप मर्चेंट नेवी में, तो सौरभ द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे 2016 से। मुस्कान का कहना था 2016 से 19 तक 3 साल ये रही, परंतु ये जो दुबई में कार्यरत थे मर्चेंट नेवी में, केवल 6 महीने ये गए थे वहाँ पे। तो इसको शक था कि ये मर्चेंट नेवी में नहीं है इस चीज़ के लिए। 2019 में इनकी नौकरी छूट गई थी। 19 के बाद ये कुछ नहीं कर रहे थे और जो इनका उस समय इनकी बेटी भी पैदा हुई थी, उसके बाद से पूरा खर्चा जो मुस्कान के फादर है वो उठा रहे थे। 2023 में जो मुस्कान का कहना है कि ये लंदन गया हुआ था और लंदन में ये कहीं बेकरी पे काम करते थे, उसके बारे में भी वेरीफाई करना है। अब सवाल उठता है कि सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान साहिल का था या मुस्कान ने उसे इस प्लान में शामिल किया था। 25 फरवरी को सबसे पहले सौरभ को ठिकाने लगाने का प्लान मुस्कान ने तैयार किया था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ 22 फरवरी को लंदन से लौटा ताकि मुस्कान को बर्थडे पर गिफ्ट देकर खुश कर सके। मुस्कान यहां उसे मारने का प्लान बनाकर बैठी थी। मुस्कान का प्लान था कि बर्थडे पर सौरभ को ज्यादा शराब पिलाई जाए और फिर ठिकाने लगा दिया जाए। यह प्लान फेल हो गया क्योंकि मुस्कान के बर्थडे पर सौरभ ने शराब पीने से मना कर दिया था। मुस्कान ने फिर 3-4 मार्च की दरमियानी रात को दोबारा सौरभ को मारने का प्लान बनाया। 3 मार्च को बेटी के एग्जाम खत्म होने थे। इसी बहाने मुस्कान ने शराब पार्टी के लिए सौरभ को राजी कर लिया। इस बार सौरभ अपनी पत्नी के बुने हुए जाल में फंस गया। मुस्कान का इरादा सौरभ को मारकर डेड बॉडी कहीं जमीन में छुपाने का था। साहिल के साथ हिमाचल जाने का प्लान उसने पहले ही बना लिया था। इसके सबूत पुलिस को उसके फोन से मिले हैं। पुलिस और रिश्तेदारों को चकमा देने के लिए उसने ये भी कहानी बना ली थी कि कोई जब सौरभ के बारे में पूछेगा तो उसे बता देगी कि वो वापस लंदन चला गया है। सौरभ के अपने परिजनों से रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसका भी फायदा मुस्कान ने उठाने की कोशिश की थी। हमें 25 तारीख को भी प्रयास किया था इनको मारने का। उस दिन जो सौरभ थे उन्होंने शराब नहीं पी थी। 3 तारीख को इनकी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो इन्होंने अपने घर भेज दिया था नानी के यहाँ। उसके बाद जो सौरभ थे अपने घर से ये कोफ्ता लेके आए थे खाने के लिए। अक्सर ये घर से अपने सामान लाया करते थे खाने पीने का। तो उस दिन इन्होंने उसमें ये नशे की गोली मिलाई थी और उसके बाद इनको सर्व किया। खाने के बाद ये अपना बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद इन्होंने साहिल को बुलाया था रात में करीब 1 बजे के आसपास और इन दोनों ने चाकू से मिलकर उसके सीने पे वार किया है। 3 बजे के आसपास ये लोग दोबारा मिलते हैं उस घर में जहाँ सौरभ का घर है और वहाँ पे लाश को उसमें डालते हैं, सीमेंट डाल के सील कर देते हैं और करीब 6 बजे के आसपास ये लोग शिमला मनाली और इसके लिए निकल जाते हैं। मुस्कान का कहना है साहिल ने बताया, साहिल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। प्लानिंग इन्होंने साथ में की है प्रोबेबली कि ये लोग इसको ड्रम में डाल के सीमेंट से भर देंगे और उसके बाद ये लोग घूमने चले जाएंगे। घूमने का भी प्लान इनके फ़ोन हमने चेक किया, फ़ोन में भी इनका पूरा इटिनरी बनी हुई है कि किस दिन मनाली जाएंगे, किस दिन कसौल जाएंगे। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? क्या साहिल ने मर्डर का प्लान बनाया? क्या मुस्कान ने साजिश में साहिल को फंसाया? क्या मुस्कान ने साहिल पर काला जादू चलाया? मुस्कान रस्तोगी कितनी शातिर है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्नैपचैट पर उसने 3 आईडी बनाई, एक खुद की, दूसरी मां के नाम और तीसरी भाई के नाम। तीनों आईडी को वही हैंडल करती थी।
उसे ये पता था कि साहिल भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करता है। साहिल अपनी मां की मौत के बाद प्रेतात्माओं पर ज्यादा विश्वास करने लगा था। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे, लिहाजा उसने गुमराह किया कि वो भी कुछ ज्योतिष विद्या जानती है, वो प्रेतात्माओं को बुला सकती है और बात करा सकती है। उसने अपनी तीनों आईडी का इस्तेमाल कर साहिल को बताया कि उसकी मां ने आदेश दिया है कि वो मुस्कान को खुश रखे और शादी करके सेटल हो जाए। साहिल पर धीरे धीरे मुस्कान का काला जादू चलने लगा था। इसका सबूत उसके घर की दीवारें हैं, जिसमें तंत्र मंत्र से जुड़े निशान बने हैं। साहिल को वश में करने के बाद मुस्कान ने जैसा चाहा वैसा साहिल का इस्तेमाल किया और सौरभ के मर्डर में उसे भागीदार बना लिया। साहिल का जहाँ पर ये रेंट पे रहता था, किसके साथ रहता था, और जो दीवारों पर वहाँ पर कुछ शैतानों के, कुछ तंत्र मंत्र की, भगवान की, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक गांजे की भी कुछ एक इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, सिगरेट भी वहाँ पर काफ़ी हैं। ये सब किस और इशारा कर रही हैं? ये काफ़ी सुपरस्टिशियस था, ये इसमें काफ़ी बिलीवर था कि प्रेत आत्माओं में, उसमें आत्मा, इन सब चीज़ों का। इसी का फ़ायदा मुस्कान ने उठाया है इसमें, जो क्योंकि मुस्कान ने भी अपने बातों में, उसमें पूछताछ में बताया कि इसने 3 फर्जी आईडी बनाई थी। मुस्कान ने स्नैपचैट पे अपनी माँ के नाम से, अपने भाई के नाम से, खुद के नाम से। तो ये क्योंकि इसे पता था कि अपनी माँ को बहुत मानता था और ये माँ जो इनकी नहीं गुजर चुकी हैं और ये प्रेतात्माओं में उसमें विश्वास रखता था, तो ये ऐसा शो करती थी कि मुस्कान के माध्यम से इनकी माँ अवतरित होकर आई, या इनके जो ब्रदर हैं, जो फर्जी आईडी थी, उसके माध्यम से बात किया करती थी कि मैं तेरी माँ बोल रही हूँ और ये जो है, तो बेसिकली ये वैलिडेशन लेना चाहती थी कि इसको कन्विंस करने के लिए कि मतलब इसकी माँ को भी ये रिश्ता मंजूर है जो चल रहा था इनके बीच में रिलेशनशिप। और मुस्कान ने ऐसा शो किया कि मेरे ब्रदर और मेरी माँ को भी इसके बारे में पता है। उस चैट के माध्यम से ये इससे बात किया करती थी कि माँ बन के बात करती थी कि मेरी बेटी को तू खुश रखेगा, तू सही से रख, अच्छा है, तुम लोग जाओ घूम के आ जाओ। अपनी ही माँ की इसने आईडी? बिल्कुल, अपनी माँ की आईडी से मुस्कान खुद से बात किया करती थी, अपने भाई की आईडी से खुद से बात किया करती थी। अब सवाल उठता है कि मुस्कान कैसे तंत्र मंत्र के फेर में फंसी। उनके परिजनों को शक है कि साहिल की सोबत में आकर वो भी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गई। साहिल ने पुलिस को बताया है कि मुस्कान ने उसे प्रेतात्माओं के चक्कर में उलझाया, लेकिन एक बात तय है कि मुस्कान ने साहिल के साथ जिस तरह से पति के टुकड़े किए और बैग में लेकर उन्हें घूमती रही, वो नॉर्मल नहीं है। उनकी मां का कहना है कि जिस रात सौरभ का मर्डर हुआ, उसके अगले दिन मुस्कान ने उन्हें मैसेज भेजकर नर पिशाचिनी के बारे में पूछा था। करण पिशाचनी शब्द से और जो तंत्र मंत्र, आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है। शुभी नॉर्मल नहीं है, गारंटेड ये नॉर्मल नहीं है। चाहे वो नाम शुभी है उसका, मुस्कान का घर का नाम शुभी है, और मुझे लगा ये नॉर्मल नहीं है। चाहे तो ये या तो ये साइको हो गई है, क्योंकि भाई हम इन चीज़ों में नहीं मानते, अंधविश्वास होता है, ये क्या है, हम इन चीज़ों में नहीं मानते। या तो ये नशे कर करके साइको हो गई है, तो ये इन चीज़ों से रिलेटेड हो रही है। भाई 2 साल से कर रहे हैं, 8-9 महीने पहले ओशो की बातें करने लगी थी, अब ये करण पिशाचनी के बारे में बात करने लगी है। तो हमें लगा कि या तो ये साइको हो गई है, और या फिर भाई कुछ उस, अब जैसे खुल के आ रही है उस साहिल के कि वो तंत्र विद्या वगैरह करता है। मतलब एक मिडिल क्लास की, मतलब मैं ताज्जुब में हूँ कि एक मिडिल क्लास की लड़की कैसी होती है हमें मालूम है। वो हमारी लड़की कैसी थी, बोलना तक नहीं जानती थी वो, और आज वो मतलब पीस उठा के उसके घर जा रही है, उनके मतलब कार्ड, मतलब अनबिलीवेबल। मुस्कान और साहिल ने ये बात कबूल कर ली है कि दोनों ने मिलकर सौरभ के टुकड़े किए। अब सवाल उठता है कि साहिल कैसे मुस्कान की जिंदगी में आया। साहिल और मुस्कान 8वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े हैं। पुराने दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें साहिल और मुस्कान दोनों जुड़े थे। इसी ग्रुप ने मेरठ के शॉपट्रिक्स मॉल में एक पार्टी रखी थी जिसमें दोबारा मुस्कान और साहिल का रीयूनियन हुआ था। सौरभ विदेश में था, लिहाजा साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा। दोनों साथ में अक्सर शराब पीने लगे। ऐसी बातें दोनों ने पुलिस को बताई हैं। अकेले रहती थी यहाँ पे या साथ में कोई रहता था? भैया हमें पता नहीं, पर वो लड़का तो वो आता था जुड़े वाला, बाकी और किसी का पता नहीं। वैसे वो लड़की अकेली ही रहती थी, लड़की थी उसकी एक और वो थी। जुड़े वाला जो लड़का था जो पकड़ा गया है, वो अक्सर आया जाया करता? वो तो रोज ही आता था, 2-3 बार दिन में। सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम तो आते ही आता था। तो कभी किसी को ये डाउट नहीं हुआ कि वो, क्योंकि उसका पति तो लंदन है, वो कौन है, क्या रह रहा है? कहा हमने आपस में कि भाई कौन है, ये कौन है, तो उनके मकान मालिक ने कहा उसका भैया है। अच्छा, ये बोला। हाँ, तो फिर किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया, भैया है तो है नहीं। लड़के को देखकर जब वो आता था यहाँ जूड़ी वाला, उसको देखकर कभी कैसा लगा कि कुछ नशे में रहता है या ऐसा? नीचे मुंह करके फोन पे बात करता हुआ नीचे मुंह करके आता था, ऐसे ही चला जाता था।